हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। डेली पीआईबी एनालिसिस में आपका स्वागत है। और डेटा जो है बजट के रिगार्डिंग आ रहा है, बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं तो हम उनको लेके चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको डाइजेस्ट भी हो जाए, याद भी रह जाए और कंपाइलेशन भी आपका अच्छे से हो, स्टेप वाइज हो, तो उस तरह से हम डेटा लेके चल रहे हैं। कुछ डेटा जो है पीआईबी में पीछे अपडेट होते रहते हैं, 1-2 दिन पहले के, 3 दिन पहले के, तो वो भी मैं बैकलॉग लेके चल रहा हूँ साथ में। सो 2 फरवरी आज है और ये पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, इनको इन नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये टाइम ऐसा है कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। घर बैठ के बिल्कुल टाइम मत खराब करो, उनके थ्रू तैयारी आप कर सकते हो, चाहे कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और एमसीक्यूज जो मैंने आपको कल दिए थे, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 18 से 50 साल के एज ग्रुप के लिए है, 40 के लिए नहीं है। वो अटल पेंशन योजना थी, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, जनधन अकाउंट से इसको जोड़ा गया है, ये बिल्कुल सही है, ये बात सही होगी, इसलिए ओनली टू इसका करेक्ट आंसर होगा। और वैसे भी जितने भी ये ट्रांसफर वगैरह होते हैं, पैसे वगैरह, वो सारे अकाउंट में ही आते, तो जनधन अकाउंट इसी के लिए खोले गए थे। नेक्स्ट, बजटरी एस्टिमेट पास डाटा नहीं होता है, वो इस साल अगर अनाउंस हुआ तो अभी बजटरी एस्टिमेट उसका देंगे, इसलिए गलत है। दूसरा, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स बजट अनाउंसमेंट के टाइम पर अपकमिंग ईयर के लिए नहीं होते हैं, ये पिछले ईयर के लिए होते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी नन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एफआरबीएम एक्ट, ये 2003 में आया था। इसने 40% लिमिट सेंटर के लिए दी थी और 20% दी थी स्टेट्स के लिए, कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो 40% लगभग रहना चाहिए, जो अभी 46.5 के आसपास है हमारा, ठीक है। और ये 20% से ऊपर है स्टेट का हमारा, लेकिन लिमिट इसने 40 की और 20 की बता रखी है। नेक्स्ट है, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का डेटा आया था। 8 कोर इंडस्ट्रीज, देखिए 8 कोर इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनके बिना इकोनॉमी का काम चल नहीं सकता है, एकदम बिल्कुल जो कोर में जो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके ऊपर टिकी हुई होती है इकोनॉमी, तो उसके डेटा आते रहते हैं। तो बेस ईयर इसमें 2011-12 का है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये, उसको अगर 100 माना जाए तो उसके हिसाब से इसमें जो नए अपडेशन आया है वो आया है, तो ये आता रहता है। अब 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो है आईआईपी इंडेक्स होती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो इंडेक्स होती है, और इसको सीएसओ जारी करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, ये शॉर्ट टर्म चेंजेस बताता है, ये मंथली आती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म चेंजेस बताती है इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर। पहले ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो था, उसके जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता था, उसने इसको स्टार्ट किया था 1950s के अंदर, और उसके बाद से ये आ गया, अभी सीएसओ जारी करता है इसको, आईआईपी इंडेक्स को, ठीक है। और सीएसओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर, एमओएसपीआई के अंदर, ठीक है। तो ये मंथली आता है, ये आपको याद रखना है। 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं और लगभग 40.27% इसका वेटेज होता है, टोटल जो आइटम्स होते हैं उसके अंदर, जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो सारा होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज का 40.2% होता है। तो आपको ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है डेटा, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, हाईएस्ट किसका होता है, ये चेंज होता रहता है, और लगभग इसका 40% रहता है। अभी जो है लास्ट दिसंबर 17 की जो आई थी, उसके बाद 2.6% का इसमें इंक्रीज रहा है दिसंबर 18 के अंदर, तो लगभग पहले से 2.6% का ग्रोथ हुआ है इसमें। और ये अप्रैल टू दिसंबर 18 के अंदर ये 4.8% का ग्रोथ था, तो ये काफी अच्छा ग्रोथ था। कोल सेक्टर वगैरह के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। अब देखो कौन से आते हैं, हम इसमें नंबर वाइज देखते हैं। कोल प्रोडक्शन जो है वो 10.33% है इसके अंदर, काफी बड़ा अमाउंट है, ये परसेंटेज है इसके अंदर, और जो कि 0.9% इंक्रीज हुआ है दिसंबर 18 के अंदर 17 से, ये आपको याद रखना है कोल के अंदर। तो कोल एक कोर इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। दूसरा, ये अप्रैल से दिसंबर 18-19 के अंदर 7.8% की ग्रोथ से बढ़ा है, मतलब इस जो लास्ट गई है इसमें सबसे ज्यादा इसकी ग्रोथ हुई है 7.8%, तो हाईएस्ट ग्रोथ है इसके अंदर। क्रूड ऑयल जो टोटल का 8.98% होता है, ठीक है, जो इसमें जो आइटम्स है उसमें 8.98% है इसका क्रूड ऑयल का, और इसमें जो है 3.7% का डिक्लाइन हुआ है, ये नीचे गया है, ठीक है। तो इसमें डिक्लाइन है, इसमें ये रेज हुआ था, ये डिक्लाइन हुआ है। तीसरा है नेचुरल गैस, तो अब हम आ गए हैं, कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस जो है 6.88% इसका परसेंटेज इसमें होता है, और इसमें इंक्रीज हुआ है 4.2% का, तो इसमें इंक्रीज है। अगला है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसका है 28.4%, 28.04%, सबसे बड़ा परसेंटेज इसका होता है, ठीक है। अगर इसको 8 कोर आइटम्स को 100 माने तो उसमें 28 रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का होता है, इसमें डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, तो इसमें डिक्लाइन है, याद रखना। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर जो है ये 2.63% होता है, सबसे कम इसका होता है, और इसमें भी डिक्लाइन हुआ है 2.4% का, ठीक है। स्टील प्रोडक्शन जिसका वेटेज 17.92% है, ये भी बड़ा परसेंटेज है, और इसमें इंक्रीज हुआ है 13.2% का, ये बड़ा इंक्रीज है 13.2% का। दूसरा, सीमेंट, और आपको याद रखना चाहिए जो स्टील है उसके अंदर काफी ट्रबल्ड फेज आया था पिछले 3-4 साल तक, और अभी इसमें ग्रोथ आने लग गई है एक साल से।
अगला सीमेंट, ये भी कोर इंडस्ट्री है, इसका 5.37% होता है, ठीक है। इसमें इंक्रीज हुआ 11.6% का, तो ये भी एक अच्छा इंक्रीज है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जो इसके बाद आता है, मतलब ये शायद 7 हो चुके हैं, हाँ ये 7 हो चुके हैं। 7th है इलेक्ट्रिसिटी, इसका वेटेज है 19.85%। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा आपको याद रखना है इसके अंदर परसेंटेज। और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का आता है, इसमें इंक्रीज 4% का हुआ, तो ये भी इंक्रीज है। ये बहुत क्रूशियल डेटा यूपीएससी के लिए, इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ डिटेल में। और इसमें आप देख सकते हो, देखिए वेटेज इनका ये इस तरह से दे रखा है, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हाईएस्ट है, उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और उसके बाद आता है जो स्टील है, उसके बाद है कोल आता है। तो इस तरह से आते हैं, और इसमें ग्रोथ दे रखी है सारे ईयर वाइज। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये डेटा आया है कि अभी हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर डिफेंस एक्विजिशन के अंदर जो प्रोक्योर करते हैं, जो आइटम्स खरीदते हैं उसके अंदर, तो प्रोजेक्ट 75I ये सबमरीन्स के लिए है। 6 सबमरीन्स इसमें बनाई जा रही, ठीक है। एक कलवारी क्लास का एक प्रोजेक्ट चला था, जिसमें स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स डेवलप की गई थी, तो ये उसी का फॉलोअप है प्रोजेक्ट 75I, ठीक है। इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। और SNP मॉडल, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है। अब इसका मतलब इसमें होता क्या है कि इंडिया की तरफ से कोई प्राइवेट फर्म होगी, जैसे मान लीजिए रिलायंस है ना, राफेल में हमने देखा, वो टाई अप करेगी फॉरेन की किसी और दूसरी कंपनी से जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होगी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जैसे राफेल में इसने किया था। और अभी जो है इसके अंदर भी वही SNP मॉडल लगाया जाएगा, ठीक है। जो आगे ये सेकंड मतलब ये डिसीजन लिया गया है, जो SNP मॉडल के अंडर आएगा, सेकंड वाला ये डिसीजन है। तो निश टेक्नोलॉजीज जो कि ओरिजिनल टेक्नोलॉजी होती है, उसका ट्रांसफर होगा इसमें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है तभी हम फ्यूचर में उसके बाद अपने आप से उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक्विजिशन होगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, तो हम खुद से उसको बना नहीं पाएंगे, और वो एक ज्यादा जिसको बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी वाला डिसीजन नहीं होता है, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है कि फ्यूचर में हम इंडिपेंडेंट हो सके। तो मेक इन इंडिया है, उसको भी बूस्ट तभी मिलेगा जब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा। तो ये इसमें इसका प्रोविजन है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, ठीक है। और ये जो DAC का अप्रूवल जो है, वो सेकंड सच प्रोजेक्ट है, मैंने जैसे आपको बताया, जिसमें इंडिजिनस प्रोडक्शन होगा 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का, ठीक है। और जो अप्रूव होता है अगस्त 2018 के अंदर, और ये अलग से है। और ये कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट 75I की बात है, उसमें 6 सबमरीन्स हैं, ये आपको याद रखना। तो ये दोनों डिसीजन लिए गए हैं अभी। नेक्स्ट होगा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का डेटा आया है कि रूरल एरियाज में जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, ग्रामीण जो पार्ट है, वो उसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट का कंपोनेंट, उसको बूस्ट किया जा रहा है, उसको स्केल अप किया जा रहा है वेस्ट मैनेजमेंट को, ठीक है, याद रखना। और इसमें 6 नए प्रोजेक्ट जो हैं वो कंट्री वाइड कमिट किए गए हैं। ये ग्रामीण वाला कंपोनेंट है स्वच्छ भारत का, एक शहरी होता है, ठीक है। तो ये SBMG है, याद रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के अंडर ये होता है, ठीक है, इसके अंदर होता है। और इसमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट SLWM, इसको स्केल अप करने की बात है। नेक्स्ट है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वगैरह CEO ये सब इन्होंने भाग लिया था, तो इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होने वाली है इसमें, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाईएस्ट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज जो सेंटर का एक तरह से अपॉइंटी मान सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। तो वही सारा देखता है इन बड़ी बड़ी स्कीम्स को। तो ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया का एक जो दूसरा जो गोल है हमारा, जो अक्टूबर 19 का जो डेडलाइन जिसमें दिया गया है, ठीक है, अक्टूबर 19 का, वो हम पूरा कर लेंगे ये कह रहे हैं। और ये ODF ओपन डिफिकेशन फ्री का टारगेट हमने बनाया था स्वच्छ भारत के अंदर ही, और ODF प्लस भी हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें SLWM जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको हम ऐड करेंगे। एक इंपॉर्टेंट है गोबरधन। ये गोबरधन क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। देखो इसमें क्या किया जाएगा, फीकल स्लज, मतलब जो गंदगी होती है, जो मल वगैरह होता है, ठीक है, जो निकल के आता है सारे घरों से, उसका स्लज मैनेजमेंट, क्योंकि वो स्लज बनाया जाता है उसका, और फिर जो प्रोसेस में आता है, जब स्लज उसका बनता है गंदगी का, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होती है, मैनेजमेंट होता है, और फिर जो उससे बायोगैस वगैरह बनाते हैं और उसका रिसाइकलिंग हो सकती है। तो वो FSM इसमें होगा, और उसके लिए गोबरधन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मतलब गंदा पानी, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरा 46 FSM, मतलब जो फीकल स्लज मैनेजमेंट, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़े थे, फीकल स्लज मैनेजमेंट, ये और गोबरधन प्रोजेक्ट,
ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे पूरे इंडिया के अंदर, और सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों के अंदर ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स इसमें अवेलेबल करवाए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इनोवेटिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स। इनोवेटिव मतलब जो कोई भी नया अपना लेके आता है, जो इफेक्टिव मेथड होता है, सस्टेनेबल होता है, इको फ्रेंडली होता है, और वो इनोवेटिव होना चाहिए, नया होना चाहिए, उसको इसमें दिखाया गया था, जो कि स्टेट्स ने अपने अपने एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है, जो इन्होंने अपने अपने मॉडल पेश किए हैं। जैसे कि लेह डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, वहां पर उन्होंने ये किया था कि वेस्ट से ब्रिक्स और फ्यूल कैसे बनाया जा सकता है, उसका उन्होंने मॉडल पेश किया था, उसको दिखाया गया। और केरला ने ग्रीन प्रोटोकॉल को अपना पेश किया है कि वो हमने लागू किया है तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, केरला के अंदर, ठीक है। और 3 Rs की स्ट्रेटेजी, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, जो पहले एक स्लोगन की तरह भी चला था, और उसको इन्होंने वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज करने के अंदर लागू किया है, 3R की स्ट्रेटेजी। तो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक है मध्य प्रदेश में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहां पर भी ये गोवर्धन प्रोजेक्ट दिखाया गया था। तो ये सारे स्वच्छ भारत ग्रामीण के पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का है पेट्रोटेक। अभी पेट्रोटेक होने वाला है, ये इंटरनेशनल हमारा हाइड्रोकार्बन का कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन ही होते हैं सारे, जो पेट्रोलियम जो सारे हैं ये हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। तो अभी क्या हो गया, ये हाइड्रोकार्बन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ओवर 95 एनर्जी मिनिस्टर्स जो है इनवाइट किए गए हैं अलग अलग पार्टनर कंट्रीज से। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, इसके लिए अलग से मीडिया एडवाइजरी सब कुछ जारी हो रखा है, पीआईबी में अलग से इसका एक सेक्शन बना हुआ है पेट्रोटेक 2019 का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। और 13th इंटरनेशनल है, ये 13वां ऑयल एंड गैस का कॉन्फ्रेंस, जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, और दिल्ली एनसीआर में होने वाला है ये। नेक्स्ट है, ये 10 से 12 फरवरी को होगा, इसी महीने होगा। और इन्वेस्टर फ्रेंडली डेवलपमेंट, ये सारा इसमें फोकस होगा। 3 डे का ये मेगा इवेंट है, और 7000 से ज्यादा डेलीगेट्स इसमें आएंगे, 86 एमिनेंट स्पीकर्स इसमें होंगे 70 कंट्री से। तो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है ये, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बार याद रखना। सारे डिटेल्स इसके आ जाएंगे पीआईबी में, जब भी होगा तो हम तब डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेटा है कि एक ऑल मिनिस्टेरियल एम्पावर्ड कमिटी ये बनाई गई है ताकि क्वालिटी ऑफ रिसर्च इंडिया के अंदर है वो बूस्ट हो। देखिए अभी प्रोटेस्ट हुए थे बहुत ज्यादा कि जो जेआरएफ एसआरएफ वाला जो उनको मिलते हैं स्टाइपेंड वगैरह, उनको रेस मिला था, रेस किया गया था 2014 के बाद में, 5 साल बाद में, लेकिन वो सबसे लो अभी तक का रेस किया गया, 25% ही किया गया है, इससे पहले 40-50 ऐसे हुए हैं। तो इसके ऊपर काफी प्रोटेस्ट चला था पूरे इंडिया में, उसके बाद ये हुआ था जाके। और अभी ये भी इसलिए भी प्रेशर पड़ा है क्योंकि इलेक्शन ईयर है, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों का प्रेशर रहता है, तो ये किया गया। अभी इसी लाइन ऑफ एक्शन में हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से क्या दिखाया है कि इनिशिएटिव हमने क्या लिए हैं। तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो है कंट्री के अंदर इंसेंटिवाइज करने के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स पास्ट में लिए हैं और अभी भी चल रहे हैं। देखिए एक तो फर्स्ट टाइम इंडिया में रिकमेंडेशन जारी हुई है जो कि फाइनेंशियल और एकेडमिक इंसेंटिव्स देने की, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जारी की है, जो ये ऑल मिनिस्टरियल एम्पावर्ड कमिटी जो है इसने जारी की है। दूसरा परफॉर्मेंस हमारे जो फेलोज की है, जो जेआरएफ एसआरएफ में हैं, जो रिसर्च अप्रेंटिस वगैरह है, सबकी इसमें इवेलुएट होगी, रिकॉग्नाइज होगी और एनहांस किया जाएगा उनको, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारा बड़ा जोर है। आर&डी के ऊपर हमें मैंने पहले भी बताया था कि इन्वेस्टमेंट काफी लो है, इसको हमें रेस करना है, काफी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी फास्ट मूविंग एरिया है, ये मिनिस्टर ने बोला है, और ये परफॉर्मेंस बेस्ड एडिशन किया जा रहा है, मतलब कि उनकी परफॉर्मेंस इवेलुएट होगी जो जिस तरह से कर रहे हैं, और फिर उनको उस हिसाब से इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट लेने वाली है। और फेलोशिप को भी रिवाइज करने की बात है, जो अभी आया है डिसीजन 2 दिन पहले, इसको भी कह रहे हैं कि पीरियडिकली रिवाइज करेंगे, और हो सकेगा तो एनुअल रिवाइज इसको करेंगे। लेकिन अभी एनुअल का कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं बताया गया, सिर्फ उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि हम शायद इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है ये फेलोशिप, इसको सारे को एग्जामिन किया जाएगा। दूसरा ट्रेनिंग के स्कोप को वाइड किया जाएगा, और क्वांटम ऑफ फेलोशिप, इसको वही फोकस है, वो रिपीटेड बातें आ रही हैं। और जो करंट हाइक की बात है मैंने उसको बता दिया कि पीरियोडिक उसका भी रिवीजन होगा। और बहुत सारी स्कीम्स, जैसे वज्रा स्कीम है, पहले की स्कीम है विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम, वज्रा स्कीम, नाम से लगता नहीं कि ये एजुकेशन वाली होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आर&डी सेक्टर के अंदर वज्रा विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी, मतलब ज्वाइंट रिसर्च मतलब कि किसी दूसरी कंट्री से भी हमारा कोलैबोरेशन है, जॉइंट है ये। इसके अंदर जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ओवरसीज इंडियंस ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, और एनआरआई जो है, वो जो अगर साइंटिस्ट हैं, एकेडमिशियन है बड़े बड़े, ठीक है, वो यहां पर आके विजिटिंग फैकल्टी बनेंगे कुछ पीरियड के लिए स्पेसिफिकली, जहां पर इंडिया की जो फंडेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वहां पर वो बनेंगे, और वो सारी गाइडेंस वगैरह देंगे, प्रोजेक्ट वगैरह की गाइडेंस देंगे, और उनको फिर इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, गवर्नमेंट उसको इंसेंटिवाइज करेगी।
और ये कोलैबोरेटिव रिसर्च का सारा एरिया होगा, क्योंकि कोलैबोरेशन है, उनका जो इंस्टीट्यूशन होगा और हमारा जो इंस्टीट्यूशन होगा उसका कोलैबोरेशन है, इसलिए कोलैबोरेटिव रिसर्च इसमें होगी। बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डेटा है कि अभी हमने 42% रिकॉर्ड किया है, हाईएस्ट एवर ग्रोथ। मिनिमम जो वेज होते हैं, जिसकी बहुत बात उठी थी 2 साल पहले लेबर्स के लिए मिनिमम वेज, वो एक उसमें कुछ हमने अचीवमेंट्स किए हैं। एक तो 19-20 के इंटरिम बजट में ये बताया गया है कि पिछले 5 साल में हाईएस्ट ग्रोथ और फॉर्मुलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ है। देखिए क्या हुआ कि अभी लास्ट ये इस टर्म का एक बजट आया है, और फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी वो इवैल्यूएशन दिखा रहे हैं पिछले 5 सालों का। तो बहुत सारी योजनाओं के अंदर पिछले 5 सालों का सारा एक उन्होंने बताया है कि एक समराइज तरीके से कि हमने ये अचीवमेंट किया है। तो 2 साल में तो ये बताया कि 2 करोड़ जो है वो रोजगार बढ़ गए हैं ईपीएफओ के डेटा के रिगार्डिंग। ईपीएफओ वही है जहां पर 20 से ऊपर जो 20 या 20 से ऊपर अगर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ईपीएफओ के अंदर, और फिर उसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा और एम्प्लॉय का होगा। वो प्रोविडेंट फंड जो होता है जो कि बाद में मिलता है रिटायरमेंट के बाद में, उसके रिगार्डिंग ये ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है। ईपीएफओ एक्ट भी है एक, तो उसका डेटा बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो ईपीएफओ एक्ट के अंदर ये रोजगार 2 करोड़ बताए गए हैं इसके डेटा के अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें भी 10 से 14% तक आ गया है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है 4%, ठीक है। तो 4% का इसमें इजाफा हुआ है जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा ईएसआई के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो 15,000 से 21,000 कर दी गई है, ठीक है, ये इंक्रीज कर दी गई है। दूसरा ग्रेचुटी पेमेंट, जो ग्रेचुटी मिलती है एक साथ जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद में, वो 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया, बढ़ा दिया गया इसको। दूसरा मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए कर दी गई है, किसी भी पेंशन 1,000 रुपए से कम नहीं होगी किसी भी लेबर की, ठीक है, ये होगा। और अगर किसी की डेथ हो जाती है लेबर की काम करते हुए तो उसको 2.5 लाख मिलते थे पहले, अभी 6 लाख मिलेंगे, ये बढ़ाया गया अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरे जो सारे क्लासेस के लेबर्स होते हैं, आंगनवाड़ी आशा स्कीम्स जो नेशनल हेल्थ मिशन और आईसीडीएस के अंदर जो इंपॉर्टेंट काम करते हैं, उनके भी रिवाइज किए गए हैं, 50% तक रिवाइज हुआ है उनका भी, ठीक है। तो ये सारे रिवीजन है जो कि रेज किए गए हैं, ठीक है, ये वेजेस की बात है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही डेटा है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि एक 10 डायमेंशनल विजन जारी किया है इन्होंने कि अगले 10 साल के लिए। हालांकि बहुत बढ़िया बढ़िया सपने दिखाए इन्होंने, 10 पॉइंट में बताया कि इंडिया कैसा होगा 10 साल के बाद में, जहां पर पॉवर्टी भी बिल्कुल नहीं होगी, मैलन्यूट्रिशन भी नहीं होगा, और लिटरिंग भी नहीं होगी, और कोई कचरा नहीं होगा, लिटरेसी भी नहीं होगी, और ये सब मैटर ऑफ द पास्ट हो जाएंगे, सब हम भूल जाएंगे। 10 साल के अंदर इंडिया बिल्कुल चेंज कर देंगे और ये सारी दिक्कतें खत्म कर देगी गवर्नमेंट, ये कह रहे हैं, ये हमारा विजन है, ये बहुत बढ़िया सपना दिखा रहे हैं। तो चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि थोड़ा सा टॉन्टिंग में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि 10 साल में इंडिया में कितना कुछ हो सकता है, वो बात कहने की ज्यादा है, क्योंकि 10 साल में कितने बड़े चेंज आ सकते हैं इंडिया में, ये हम हर डेटा, हर एडिटोरियल, हर आर्टिकल में देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमें रियलिस्टिक बातें करनी चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। लेकिन अभी देखिए कि क्या होता है कि इंडिया में आधे लोग जो है वो बिना सोचे समझे बात वोट भी दे देते हैं, बात भी कर लेते हैं, इसलिए उनको टारगेट करके इस तरह की बढ़िया बढ़िया बातें की जाती हैं। हालांकि हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, एग्जाम में हमें नहीं लिखना है, लेकिन जब ये चीज आती है, स्क्रूटनी आती है कि दिक्कत कहां कहां आती है, हमारे प्रोमिसेस क्यों फेल होते हैं, तो इस तरह के प्रोमिसेस की बातें जब आती हैं तो ये दिक्कत वाली बात है। अब 10 साल का एक विजन इन्होंने दिया है, और 5 साल में इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, और उसके बाद 10 साल में $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट है, ठीक है। और अभी आपको पता है कि इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन चुकी है, जिसने फ्रांस को सरपास कर लिया, वर्ल्ड बैंक का डेटा आया था, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटली नेगेटिव है, ये अच्छी बातें भी हैं, विजन होना चाहिए। लेकिन जो विजन 2030 बताया गया किन पॉइंट्स पे, वो हम देखते हैं। फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक तो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी जब हमारी हो जाएगी तो ईज ऑफ लिविंग भी इससे बढ़ेगा, और ये हमें क्रिएट करना है, ये हमारा सबसे बड़ा गोल है, पहला मिशन है। दूसरा, स्टार्टअप्स और इतने होंगे कि इन्यूमरेबल होंगे, मतलब वर्डिंग्स आप देखिए, इन्यूमरेबल स्टार्टअप्स होंगे और मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट होंगी, ठीक है। इंडिया पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल्स का यूज होगा सारा। एक तो हमारा टारगेट चल भी रहा है कि 40% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स होगा, मतलब कि 40% जो हमारी नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी एनर्जी की, वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी, बाकी 60% कन्वेंशनल से आएगी। तो ये तो हमारा पहले से टारगेट है, तो ठीक बात है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये एक हमारा नया एक अरेना होगा जहां पर हमें अचीवमेंट करना है और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वहां पे लानी होंगी, और मैसिव एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। अगर ये पॉसिबल होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है, हो भी सकता है ये। लेकिन दिक्कत वो ये कि होगा कैसे, कि जो स्टेप्स जिस तरह से हम उठाते हैं वो दिक्कत वाली बात है। क्लीन रिवर्स विद सेफ ड्रिंकिंग वाटर्स, ये होगा, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर होगा, ये अगला मिशन है। एक और मिशन अगला है कि इंडिया की कोस्ट लाइन और ओशंस वो सारे सपोर्टिव होंगे, वहां पर हमारी ग्रोथ होगी, और मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। सागरमाला प्रोजेक्ट जो है उसको अपग्रेड किया जाएगा।
अगला मिशन है स्पेस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, गगनयान हम भेज रहे हैं और ये सारे वर्ल्ड लेवल के अंदर ये हम डिनाई नहीं कर सकते, इसके अंदर हमारी ग्रोथ बहुत ही शानदार है स्पेस सेक्टर के अंदर। लेकिन उसके अंदर इसरो जैसी एजेंसीज का रोल बड़ा है गवर्नमेंट की बजाय, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब जाके धीरे धीरे बजटरी सपोर्ट वगैरह ये सब बड़ा है, पहले इनको नहीं मिलता था, फिर भी इन्होंने इतना शानदार अपना ग्रोथ किया है, तो ये कमेंडेबल जॉब है हमारी इंस्टीट्यूशन की, तो ये शानदार है। दूसरा, मोस्ट ऑर्गेनिक वे के अंदर हम फूड प्रोडक्शन करेंगे और इसमें सेल्फ सफिशिएंसी हमारी होगी, कोई भी चीज हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ये अगला मिशन होगा कि अगला विजन है हेल्दी इंडिया 2030 तक, ये हम बना लेंगे, हेल्दी इंडिया हो जाएगा। और वो अलग बात है कि हमारा 2025 का टीबी का टारगेट भी चल रहा है, जो लगभग इंपॉसिबल बता रहे हैं स्कॉलर्स, और 2030 तक के लिए मलेरिया, एड्स, इन सब के टारगेट्स भी हमारे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी उस टाइम ही पूरे होने वाले हैं, ये हमारा भी टारगेट है। तो विजन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बात ये है कि आप मेरे वर्ड्स को गलत नहीं लें, बात ये है कि आप जब लिखेंगे तो मेंस आंसर में आप इस तरह से लिखेंगे कि इतने हाई मतलब क्लेम्स किए जाते हैं, बड़ी बड़ी वर्डिंग्स होती हैं, लेकिन ये पूरे भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए हमें एग्रीकल्चरल सब्सिडीज की बजाय इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बहुत हैवी स्केल के ऊपर, हेल्थ के अंदर बहुत हैवी स्केल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि हमारा 2.5% का टारगेट 2025 के लिए हमने बनाया है, जो एक शेमफुल बात है इतनी बड़ी कंट्री के लिए कि 2.5% का टारगेट 2025 तक हम पूरा कर पाएंगे, 6 साल बाद। अभी तो बहुत ही कम है, 1% से भी कम है अभी, ठीक है। तो ये एक दिक्कत की बात है, तो इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लगभग 5-6% तक करना पड़ेगा, ये एक में इसमें रिकमेंडेशन देते हैं स्कॉलर्स। तो ये अगर नहीं होगा तो किसी हाल में 10 साल में तो ये इम्पॉसिबल है। दूसरा, एजुकेशन के अंदर भी मोर देन 6% हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये कल परसों हमने आर्टिकल में देखा था। तो ये इन्वेस्टमेंट भी हमारा बहुत ही कम है इस टाइम पर, तो अगर हम इस टाइम पर 6-6% करते हैं तब जाके हम लगभग 20-25 साल में ये सारी समस्याएं दूर कर पाएंगे, लेकिन इसमें तो विजन 10 साल का है, तो ये पॉलिटिकल थोड़ा ज्यादा है। एम्प्लॉय वर्किंग विद इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये सबसे लास्ट मिशन है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में काम करेंगे, मतलब कि कोई हमें हड़ताल करके ना परेशान करे, ये इनका विजन है। तो ये सब 10 विजन इसमें दिए गए हैं, बहुत अच्छे विजन है। चलिए आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डेटा दिया है कि हमारी इकोनॉमी 6ठे नंबर पे आगे, मैंने बोला था कि ये मार्च में डेटा आ गया था पिछले साल, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने फ्रांस को सरपास कर दिया, हमारी जो इकोनॉमी है 2.59 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, जो 58 है 2 पॉइंट वो है फ्रांस का, तो हमने इसको सरपास कर लिया, तो 6 बन गए हम। एवरेज इन्फ्लेशन हमारा अच्छा है, 4.6 है, 4 के आसपास ही है, और फिस्कल डेफिसिट 3.4 है, तो ये फेवरेबल डेटाज है। एफडीआई हमारा 239 बिलियन डॉलर आ चुका है 5 साल में, ये बड़ा डेटा है, बड़ा अमाउंट है। और बैंक्स की रिकवरी 3 लाख करोड़ की हो चुकी है, जो कई सारे जो हमारे स्टेप्स आए हैं, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, ये आईबीसी वगैरह और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वगैरह, तो इन्होंने काफी हेल्प की है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 11th थे हम 13-14 के साल में, 11th नंबर की इकोनॉमी थे, और अभी हम 6th आ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा ग्रोथ है, और अभी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हैं, 7.3% की ग्रोथ से हम बढ़ रहे हैं, और 91 के बाद में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये सबसे बेस्ट फेज चल रहा है जब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये डेटा है। हालांकि बाकी सब कुछ आप जानते हो किस तरह के डेटा और भी आ चुके हैं, और फैक्ट किस तरह से जा रहे हैं वो अलग बात है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का डेटा है कि भारत रंग महोत्सव 20th एडिशन है, ठीक है। और ये किस चीज का है? ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो होता है, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। आप देखते हैं जो भी जो पॉपुलर एक्टर वगैरह निकलते हैं, काफी एनएसडी से, काफी रेप्यूटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे एक्टर्स यहाँ से निकलते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो दिल्ली में है, ये ऑर्गेनाइज कराती है भारत रंग महोत्सव, और ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, और इसका 20वां एडिशन हो रहा है, हर साल ही होता है, और काफी इंपॉर्टेंट आप पूछ सकते हैं आपसे। और ये इंस्टीट्यूशन जो है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 111 नेशनल और इंटरनेशनल एक्ट्स होने वाले हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंस इसमें होती है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है, और 21 दिन तक ये चलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही डेटा, बाकी सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। एमसीक्यूज वगैरह आपको पूरे प्रॉब्लम दे दूंगा, और कल का थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, मैं रेगुलरली इस पे काम कर रहा हूं, तो मुझे बिल्कुल भी वो लीव नहीं मिल पाई थी, तो कल मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगी पीआईबी डालने के अंदर, ठीक है। तो कल तक मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, और फिर मंडे से आपको सब कुछ फुल स्केल पे मिलने वाला है। थोड़ा लेसन का टाइम भी बढ़ाएंगे इस महीने के लिए, क्योंकि बहुत सारा डेटा है हमारे पास, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वाज अमित।